गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉफुल लिंगो। आज हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ का नेक्स्ट लेक्चर है जहां हम कॉपीराइट एक्ट को डिस्कस कर रहे थे। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कॉपीराइट एक्ट के अंदर असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट्स। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने ऑथराइजेशन एंड ओनरशिप इन कॉपीराइट को डिस्कस किया था, यानी सेक्शन 17 ऑफ कॉपीराइट एक्ट को पूरी तरह से हमने बहुत ईजी लैंग्वेज में डिस्कस किया था। मुझे उम्मीद है कि सबने वो लेक्चर जरूर देखा है। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को अब तक किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक में कोई डाउट रहा है तो प्लीज मुझे जरूर कमेंट करें, ताकि मैं आपके हर कंसेप्ट को क्लियर कर सकूं, आपके डाउट्स को सोल्व कर सकूं। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये जो लेक्चर्स है ये बहुत हेल्पफुल हो रही हैं। सारे बच्चों के जो नोट्स हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं, जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। फिर भी अगर किसी बच्चे के पास टाइम नहीं है नोट्स बनाने का तो प्लीज हमसे नोट्स परचेज करिए। नोट्स परचेज करने के लिए आपको हमें ईमेल करना होगा। ईमेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर पिन कमेंट पर आपको मिल जाएगा। और जो नोट्स की फीस है वो आपको पिन कमेंट पर ही पता चल जाएगी, जो कि हमने और रिड्यूस कर दिए ताकि बच्चे अभी अपने लिए जो नोट्स है वो परचेज कर सके। क्योंकि सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं एग्जाम के लिए, 10 जनवरी के आसपास आपका एग्जाम हो जाएगा। तो लगभग 1 महीना बचा है, इस 1 महीने को पूरी तरह से खींच दो। ठीक है, हर रोज अपने नोट्स रिवाइज करो, लेक्चर्स लगाओ 2 से 3 बार, हर लेक्चर को देखो, अपने कंसेप्ट क्लियर करो, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस जरूर करो ताकि आपके जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, डोंट वरी, हम जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद कुछ दिन बचेंगे हमारे पास, वहां हम पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस भी करेंगे। जो भी पिछले क्वेश्चंस आए हैं उनको हम देखेंगे किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, फुल एनालाइज करेंगे, हम उनको अच्छे से सोल्व करेंगे, एक एक ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर आप पीवाईक्यूज नहीं भी लगा रहे हो तो हमारे साथ उस टाइम आप लगा सकते हो। वो लेक्चर्स भी हर बच्चे को देखने हैं, रेगुलर देखने, 2 से 3 बार देखने हैं, ताकि आप अपनी जो कंसेप्ट है वहां से भी क्लियर कर सको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को जहां हम बात करने वाले हैं असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट की। असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट्स, असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट्स के बारे में सेक्शन 18 डिस्कस करता है, या मैं बिल्कुल प्रिसाइजली बोलूं तो सेक्शन 18 और 19 है जो वो कॉपीराइट एक्ट के वो डिस्कस करते हैं असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट्स। यानी सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 18 की जो बात करता है असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट्स के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं असाइनमेंट क्या होता है। देखो, असाइनमेंट का मतलब होता है ट्रांसफर करना, यानी कि ट्रांसफर ऑफ द कॉपीराइट, ये इसका मतलब है। तो कॉपीराइट अपने आप में आपको पता है एक राइट है जो किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे जो हमारे लिटरेरी वर्क होते हैं, क्लाइमेटिक वर्क है या जो हमारे म्यूजिकल वर्क है, इनके लिए मिलता है। ठीक है, उसके ऊपर मान लो जो मोनोप्लिस्टिक राइट है वो ओनर को अवॉर्ड किया जाता है। किसी भी काम के ऊपर जब कॉपीराइट दिया जाता है तो आपको एक मोनोप्लिस्टिक राइट मिलता है। तो असाइनमेंट ऑफ राइट्स का मतलब क्या हुआ, सॉरी, असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट का मतलब क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ द राइट फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए कॉपीराइट को ट्रांसफर किया जाता है। ये आप हमारा असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट है। हम पहले इसका मतलब लिखते हैं, उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि जो ओनर है वो कॉपीराइट को म्यूचुअल बेनिफिट के लिए 2 तरीकों से शेयर कर सकता है। पहला है असाइनमेंट और दूसरा है लाइसेंसिंग। ठीक है, किसके लिए शेयरिंग ऑफ राइट 2 तरीके से हो सकता है, एक तो असाइनमेंट के लिए, एक होता है लाइसेंसिंग के लिए। अब असाइनमेंट के लिए भी 2 तरीके से किया जा सकता है, पहला है बाय एक्ट ऑफ पार्टीज और दूसरा बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब जो बाय एक्ट ऑफ पार्टीज है ये किस तरह से होता है ये मैं समझाऊंगी, लेकिन पहले समझ लो बाय एक्ट ऑफ पार्टीज भी 2 तरह के तरीके से हो सकता है। पहला है बाय अग्रीमेंट और दूसरा बाय लाइसेंसिंग। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बाय एक्ट ऑफ पार्टीज कैसे ट्रांसफर होगा, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कैसे ट्रांसफर होगा, वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम ये नोट्स बनाते हैं, उसके बाद हम आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे। एक एक चीज को हम डिस्कस करेंगे, उसके साथ हम उसके नोट्स बनाएंगे ताकि आपको वो चीज अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, हम कहाँ क्या बात कर रहे हैं, तो चलिए इसके बारे में लिखते हैं। दैट असाइनमेंट मीन्स the owner of copyright generate wealth by using
his monopoly rights over his work. So assignment of copyright means transfer of copyright for the mutual benefit. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे कि किन तरीकों से हम ये शेयर कर सकते हैं. सो ओनर कैन शेयर copyright for the mutual benefits इट्स, ये आप बोल सकते हैं शेयरिंग ऑफ राइट्स हो सकता है इन 2 ways. 2 तरीकों से हो सकता है. क्या क्या वो 2 तरीके? पहला है असाइनमेंट द्वारा, दूसरा है लाइसेंसिंग. ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं असाइनमेंट कैन अगेन एक सेकेंड. assignment can again be done by 2 ways. 2 तरीकों से हो सकता है. क्या क्या वो 2 तरीके? by act of parties, दूसरा है बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ. ठीक है, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज 2 तरीके से हो सकता है. कैसे? बाय अग्रीमेंट और दूसरा है बाय लाइसेंसिंग. ठीक है, अब बात करते हैं बाय एक्ट ऑफ पार्टीज. कैसे ओनर ऑफ कॉपीराइट मतलब कौन कौन से राइट्स को ट्रांसफर कर सकता है. सो जो ओनर ऑफ कॉपीराइट है वो असाइन कर सकता है बाय एक्ट ऑफ पार्टीज अपने एग्जिस्टिंग राइट्स को भी और इसके साथ साथ अपने फ्यूचर राइट्स को भी. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फ्यूचर राइट्स क्या होते हैं. तो फ्यूचर राइट मतलब फ्यूचर में होने वाली जो उसकी इनकम है ना उसको वो असाइन कर सकता है टू द अदर पर्सन, होली भी और पार्टली भी. एग्जिस्टिंग राइट भी होली और पार्टली दोनों तरीके से ट्रांसफर हो सकते हैं. सो जो ओनर ऑफ कॉपीराइट है वो एग्जिस्टिंग राइट्स को भी और फ्यूचर राइट्स को भी होली और पार्टली ट्रांसफर कर सकता है टू द अदर पर्सन. और ये डिपेंड करेगा मतलब कैसे जाएंगे, ये असाइनर और असाइनी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. ये होता है बाय एक्ट ऑफ पार्टीज का कौन कौन से राइट ट्रांसफर होंगे. अब आता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ.
तो ऑपरेशन ऑफ लॉ द्वारा असाइनमेंट कैसे पॉसिबल है, अगर हम ये देखें तो जो देखो, जब कॉपीराइट ओनर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो उसके राइट हैं वो किसके पास ट्रांसफर होंगे, कॉपीराइट ओनर के, वो जाएंगे उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के पास, यानी एलआर के पास जाएंगे, लीगल हेयर्स के पास जाएंगे। ठीक है, और लीगल हेयर्स के पास वो कॉपीराइट कितने साल तक रहेगा, 60 साल तक। मैंने आपको बताया था कि कॉपीराइट का जो टाइम पीरियड है वो कितना दिया गया, लिटरेरी वर्क, ड्रामेटिक वर्क, इनके टाइम इसमें दिया गया है लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ द कॉपीराइट होल्डर। तो कॉपीराइट होल्डर की डेथ हो गई है, अब वो जो राइट है 60 साल तक किसके पास रहेंगे, एलआर के पास रहेंगे। ठीक है, जैसे जो हमारे ड्रामेटिक वर्क हो गए, लिटरेरी वर्क हो गए, म्यूजिकल वर्क हो गए, इनके केसेस में। ठीक है, ये होता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कैसे ट्रांसफर होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दो चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, तो पहले इनके बारे में लिखते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे असाइनमेंट का रिजल्ट क्या होगा, कि जब हम अपने राइट्स को ट्रांसफर कर देंगे उसका रिजल्ट क्या होगा, इम्पैक्ट क्या होगा। So now we will discuss about by act of parties. Owner of copyright can assign his existing rights पहला तो एग्जिस्टिंग राइट्स, और ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं ये थोड़ा ना अच्छे से लिखवा देती हूँ ताकि आपको ये ध्यान रहे। पहला एग्जिस्टिंग राइट्स, और दूसरा फ्यूचर राइट्स एज वेल एज हिज फ्यूचर राइट्स। और ये दोनों ट्रांसफर होंगे होली और पार्टली, कैन बी होली और पार्टली असाइंड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, और ये किस पे डिपेंड करेगा ये भी लिख लो, इट विल डिपेंड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द असाइनर एंड असाइनी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से राइट ट्रांसफर होंगे बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ our assignment is possible by the operation of law। मेरे ख्याल से कनेक्शन हट गया कैमरे का, एक सेकेंड। दो मिनट में हो जाएगा वापस से। हम लिखते हैं कि आई होप वॉल्यूम सबको क्लियर है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके बारे में कि बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कैसे असाइनमेंट पॉसिबल है। सो आफ्टर द डेथ ऑफ कॉपीराइट होल्डर the rights shall be transferred
LRs यानी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स एंड राइट एंड दिस यानी कि राइट्स की हम बात कर रहे हैं, विल रिमेन टू LRs for 60 years after the death of copyright holder. और अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो कितने साल तक रहता है LR के पास? 70 ईयर्स तक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कनेक्शन पता नहीं क्यों बार बार हट रहा है कैमरे का। तो यहां तक हमने लिख लिया है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं असाइनमेंट का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। देखो, जो असाइनी है वो अब एंटाइटल्ड होगा, जितने भी राइट्स होंगे कॉपीराइट से रिलेटेड वो सारे राइट्स किसके पास होंगे? असाइनी के पास होंगे। और असाइनी को अब क्या माना जाएगा? उस कॉपीराइट का ओनर माना जाएगा। तो अब उसको कॉपीराइट होल्डर की तरह ट्रीट किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये असाइनमेंट का रिजल्ट होता है कि क्या असाइनी को मिलेगा ये असाइनमेंट से। तो असाइनी को वो सारे राइट्स मिलेंगे जो कॉपीराइट से रिलेटेड होते हैं और असाइनी को ट्रीट किया जाएगा एज द ओनर ऑफ द असाइंड वर्क। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द असाइनमेंट, ये आपको ध्यान रखना है। रिजल्ट ऑफ असाइनमेंट क्या होगा ये भी हम लिख लेते हैं। Assignee is entitled to all the rights related to copyright and assignee shall be treated as owner of those assigned works। ठीक है, ये है इम्पैक्ट ऑफ असाइनमेंट जो आपको याद रखना है। तो ये हमारा सेक्शन 18 था जो बात करता असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट की। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मोड क्या होगा असाइनमेंट अग्रीमेंट का। तो मोड ऑफ असाइनमेंट के बारे में बात की गई सेक्शन 19 में। तो ये बताया गया है कि एक वैलिड असाइनमेंट के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए होगी, इसके बारे में सेक्शन 19 बात करता है। तो सेक्शन 19 कहता है कि ये क्या होना चाहिए, अग्रीमेंट रिटन और साइन किया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा किस तरह के राइट असाइन किए जा रहे हैं वो भी इसके अंदर मेंशन होना चाहिए। उसके अलावा कितने टाइम पीरियड के लिए मतलब राइट ट्रांसफर किए जा रहे हैं ये भी मेंशन होना चाहिए। और कितना टेरिटोरियल एक्सटेंट होगा ये भी मेंशन किया जाना चाहिए उसके अंदर, अग्रीमेंट के अंदर। उसके अलावा ये कहा गया है कि जो रॉयल्टी पे की गई है, अमाउंट ऑफ जो रॉयल्टी पेबल है वो भी मेंशन की जानी चाहिए अगर वो दी गई है तो। ठीक है, उसके अलावा ये बताया गया कि जो टाइम पीरियड है अगर मान लो वो मेंशन नहीं किया गया अग्रीमेंट में तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि जो असाइनमेंट का ऑफ कॉपीराइट का टाइम पीरियड है वो 5 सालों तक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा ये माना जाएगा कि जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है वो क्या होगा, होल ऑफ इंडिया होगा। यानी इंडिया के अंदर जो कॉपीराइट का जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है कॉपीराइट एक्ट के अकॉर्डिंग वो क्या माना जाएगा, होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बाद 2019 का जो एक्ट है उसके बाद भी वहां पर भी एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सेक्शन 19 इसके बारे में बात करता है जो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए सेक्शन 19 लिखते हैं जहां हम बात करेंगे मोड ऑफ असाइनमेंट की। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट मोड ऑफ असाइनमेंट अग्रीमेंट। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है, कई बार पूछी जा चुकी है ये कंडीशंस। ठीक है, और इसके बारे में बात करता है सेक्शन 19।
तो चलिए लिखते हैं वैलिड कंडीशंस क्या क्या है। वैलिड असाइनमेंट के लिए कंडीशंस आर एज फॉलोज। कौन कौन सी कंडीशन है? पहली, इट मस्ट बी रिटन एंड साइंड। उसके अलावा द काइंड्स ऑफ राइट्स टू बी असाइंड and third है time period and territorial extent shall be mentioned in it। उसके अलावा फोर्थ कंडीशन क्या है? दैट अमाउंट ऑफ इफ अमाउंट ऑफ रॉयल्टी इज पेबल कैन बी मेंशन्ड इन इट इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब टाइम पीरियड और ये भी कितना है ये भी आप साथ में लिख लो, एक नोट बनाकर लिखो। इफ टाइम पीरियड इज नॉट मेंशन्ड not mentioned in it then it will be deemed for 5 years। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो इट्स टेरिटोरियल एक्सटेंट इज होल ऑफ इंडिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है तो उसके बारे में क्या करना है। सो जो असाइनर है वो क्या करेगा, एक कंप्लेंट फाइल करेगा कॉपीराइट बोर्ड के अंदर। ठीक है, कोई भी एक्ट हुआ है, कोई भी ओमिशन हुआ कॉपीराइट से रिलेटेड, तो असाइनर क्या करेगा, एक कंप्लेंट फाइल करेगा कॉपीराइट बोर्ड पर। कॉपीराइट बोर्ड क्या करेगा, एक नेसेसरी इंक्वायरी होल्ड करेगा और उस इंक्वायरी के बाद अगर ये पाया जाता है कि जो असाइनी है अपने कॉपीराइट जो राइट्स उसको असाइन किए गए थे उनको वो फुलफिल करने में फेल हो गया है, उनको एक्सरसाइज नहीं कर पाया है, सो जो कॉपीराइट बोर्ड है एक ऑर्डर पास करेगा। किस तरह का ऑर्डर होगा वो, या तो वो क्या कर सकते हैं, जो असाइनमेंट अग्रीमेंट हुआ है उसको रिवोक कर सकते हैं, या फिर वो क्या करेंगे, कोई भी जो रॉयल्टी पे की गई थी उसकी रिकवरी का ऑर्डर दे सकते हैं। तो ये हमारा डिस्प्यूट, अगर असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट से रिलेटेड डिस्प्यूट है तो उस सिचुएशन में क्या होगा ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मैंने असाइनमेंट से रिलेटेड आपको सारी बातें क्लियर कर दी कि कब उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, किस तरह के राइट ट्रांसफर होंगे, कैसे ट्रांसफर हो सकते हैं, उसके अलावा कंडीशंस क्या क्या चाहिए होंगी, उसके अलावा हमने डिस्कस कर लिया अभी डिस्प्यूट अगर अराइज होता है कॉपीराइट असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट से रिलेटेड तब क्या करना है। ठीक है, तो इसके बारे में लिखते हैं, डिस्प्यूट रिलेटेड टू असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट्स। तो असाइनर शैल फाइल
a complaint in copyright board for any act or omission and copyright board hold a necessary inquiry and after inquiry, if board found out that the assignee is failed to make exercise of rights assigned, then copyright board may pass a suitable order। किस तरह का ऑर्डर हो सकता है वो? He may revoke an assignment दूसरा, he may order for recovery of any royalty payable। ठीक है, तो ये है हमारा असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट से रिलेटेड का जो टॉपिक है, जो सेक्शंस है कॉपीराइट एक्ट के अंदर। आई होप सबको अभी क्लियर हो गया है। आई थिंक फिर से कनेक्शन हट गया है, पता नहीं आज क्या ही प्रॉब्लम हो रखी है। आई होप कनेक्ट हो जाए। मुझे लगता है वॉइस सबको क्लियर होगी। ठीक है, यहाँ हमारा लेक्चर हम खत्म करते हैं। कल के लेक्चर में हम आगे के जो टॉपिक है कॉपीराइट एक्ट के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज मुझे जरूर कमेंट करें। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है आगे शेयर करें, लाइक करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम अपने कॉपीराइट एक्ट के आगे की सेक्शंस को कंटिन्यू करेंगे।